नमस्कार दोस्तों। स्टेट वाइज रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी एंड सोलर एनर्जी पॉलिसी के सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ सोलर एनर्जी पॉलिसी 2017 टू 2027। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम छत्तीसगढ़ का स्टेटस जान लेते हैं कि वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का क्या स्टेटस है। तो ये जो डेटा है बेसिकली ये एज पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से, और ये जो अपडेटेड है 31 अगस्त 2022 तक है। तो जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है छत्तीसगढ़ में रिन्यूएबल एनर्जी की वो है 1149.34 मेगावाट है, जिसमें कि मेजॉरिटी सोलर का ही है। सोलर अराउंड 798.34 मेगावाट है, और स्मॉल हाइड्रो 76 मेगावाट है, बायो 275 मेगावाट है, और विंड की कोई भी कैपेसिटी वहाँ पर नहीं है। और आई थिंक वहाँ पर लार्ज हाइड्रो का प्लांट भी नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी 1149.34 मेगावाट ही है। अब हम बात करते हैं पॉलिसी के बारे में। तो जनरली कोई भी अगर पॉलिसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो मेजर उसमें 4-5 पॉइंट्स ही होते हैं। एक तो पॉलिसी का पीरियड कितना है, वहाँ की नोडल एजेंसीज को क्या है, प्लस नोडल एजेंसी का रोल क्या है वहाँ पर, और क्या इंसेंटिव हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या चार्जेज दे रहे हैं, क्या कमेटी है जो कि डिसीजन ले सकती है। तो ये सब पॉलिसीज़ के मेजर पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली जो हम छत्तीसगढ़ की पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं तो यहाँ भी यही है। तो इसका जो पॉलिसी पीरियड है ये बेसिकली 2017 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक वैलिड है। और ये भी लिखा गया कि या अगर इससे पहले कोई पॉलिसी आ जाती है या जब तक कोई पॉलिसी नहीं आती है तो ये पॉलिसी जो है वैलिड रहेगी। जो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नोडल एजेंसी डिप्यूट किया गया है वो छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी क्रेटा जो है, वहाँ की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको नोडल एजेंसी बनाया गया है। और नोडल एजेंसी के अगर हम लोग रोल की बात करें तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एज पर पॉलिसी, क्या रोल है उसका। तो एक तो जो टेंडर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो क्रेटा ही करेगी। और जो अगर अप्रूवल लेना है प्रोजेक्ट्स का, जो अप्रूवल लेना है तो उसमें गेटिंग ऑल स्टेट लेवल अप्रूवल्स ऑफ फर्दर प्रोजेक्ट्स, लैंड आइडेंटिफिकेशन, लैंड बैंक फॉर्मेशन, assisting in the distribution of government land, assisting in getting right of way, assisting getter water supply and road connectivity, human resource development through training program and educational institutions। बेसिकली मैं एक और अपडेट कर देना चाहता हूँ कि जो पॉलिसी बेसिकली जो इशू हुई है ये हिंदी में और उसका इंग्लिश में एक्चुअली यहाँ पर कन्वर्जन किया गया है। तो मे भी कुछ चीज़ें थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज जैसे हो जाए, बट कोशिश यही है कि हिंदी को जो इंग्लिश में यहाँ पर जो कन्वर्ट किया गया है तो सारी चीज़ इसमें कवर हो जाए। अब हम बात करते हैं एलिजिबल एंटिटीज़ की। तो एलिजिबल एंटिटीज़ का मतलब ये है कि कौन सी एंटिटीज एज ए इंडिविजुअल एज ए कंपनी कौन से एलिजिबल हैं इस पॉलिसीज का बेनिफिट लेने के लिए। तो सारे इंडिविजुअल्स, रजिस्टर्ड कंपनी, फर्म्स, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, कैप्टिव पावर प्लांट, सोलर मैन्युफैक्चरिंग और एसिलरीज यूनिट जो भी हैं सारे लोग एलिजिबल हैं। और किस टाइप के सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं हम लोग और क्या टारगेट कैपेसिटी हो सकती है इस पॉलिसी के अंदर। तो यहाँ पर इस पॉलिसी के अंतर्गत बेसिकली 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 टू ग्रुप 4। तो जो ग्रुप 1 है बेसिकली उसमें ये बोला गया है कि उसमें जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है जो पावर परचेज करेगी उसको ग्रुप 1 में रखा गया है। और इसमें अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट ये बोला गया कि जो स्टेट रेगुलेटर जो वहाँ का जो है छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी जो कमीशन है वो आरपीओ कंप्लायंस के लिए जितना टारगेट डिस्कॉम को देगा उस टारगेट के हिसाब से जो है डिस्कॉम जो है उस हिसाब से पावर परचेज करेगी। तो ये बेसिकली फिक्स जो है टारगेट नहीं दिया गया है। इसमें बोला है कि आरपीओ कंप्लायंस फुलफिल करने के लिए जो भी पावर की रिक्वायरमेंट होगी, सोलर पावर की रिक्वायरमेंट होगी, डिस्कॉम परचेज करेगा। दूसरी कैटेगरी जो ग्रुप 2 है उसमें कैप्टिव प्लांट्स और थर्ड पार्टी सेल्स विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट्स। इसमें जो अगर आप ओपन एक्सेस के थ्रू कोई कैप्टिव प्लांट लगाना चाहते हैं या ओपन एक्सेस के थ्रू जो थर्ड पार्टी आप जो है मतलब किसी थर्ड पार्टी को पावर देना चाहते हैं विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट, तो इसको ग्रुप 2 में रखा गया है। इसमें मिनिमम कैपेसिटी 500 किलोवाट रखी गई है और मैक्सिमम कैपेसिटी जो बोली गई है जो भी सेंट्रल की जो पॉलिसीज है उसके हिसाब से डिफाइंड होगी। जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के लिए कोई भी कैपेसिटी यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, आप आरईसी मैकेनिज्म में कितनी भी कैपेसिटी लगा सकते हैं। और एक और कैटेगरी डिफाइन की गई है अंडर JNNSM जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन। इसमें ये बोला गया है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है या डिसीजन है, ये जो भी कुछ टेंडर होता है तो उसमें जो सबसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मान लेते हैं सोलर पार्क अगर हम लोग इसमें लगाने जा रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में अगर कैपेसिटी स्टेट गवर्नमेंट एलोकेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट की जाती है, उसमें अगर टेंडर होता है जो भी कैपेसिटी लगती है
तो इसमें उस पॉलिसीज़ के तहत जो स्कीम है उसके अंतर्गत जो भी कैपेसिटी लगेगी वो लगेगी एज पर अलॉटमेंट थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग ऑर्गेनाइज बाय द सेंट्रल एजेंसी। अब इंसेंटिव्स की बात करते हैं कि इसमें इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या इंसेंटिव के प्रोविजन रखा गया है। तो एक तो ये बोला गया है कि जो स्टेट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो यहाँ पर जो सोलर प्रोजेक्ट्स या सोलर पार्क जो डेवलप करेगा उस पर भी अप्लीकेबल होगा, और उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो एलिजिबिलिटी है जो भी अप्लीकेबल होगा इंसेंटिव, वो जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स लगा रहा है या जो सोलर पार्क डेवलप कर रहा है उस पर भी अप्लीकेबल होगा। ये भी बोला गया कि अगर उस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी अगर कुछ अगर इंसेंटिव आपको कम लग रहा है और सोलर पॉलिसी में ज़्यादा अगर इंसेंटिव मिल रहा है, तो आपको जो सोलर पॉलिसी है वही प्रिवेल करेगी। इसमें एग्जाम्पन्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की बात की गई, जो ऑक्सिलरी कंजम्पशन है उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है उस पर एग्जाम्प्ट किया गया है। और कैप्टिव कंजम्पशन विद इन द स्टेट्स जो स्टैम्प ड्यूटी है उस पर एग्जाम्पन्स की बात की गई है। और एक स्पेशल कैटेगरी जो है, जो वर्ग है, जैसे कि एग्जाम्पशन कंसेशन टू SC ST डिजेबल्ड पर्सन, सीनियर सिटीजन पर्सन, अगर लैंड अलॉटमेंट किया जाता है इंडस्ट्रियल एरिया में अगर सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, तो उस पर जो है उस पर प्रेफरेंस दी जाएगी, और उसमें जो भी एग्जाम्पशन और कंसेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्पेशल पैकेज फॉर मेगा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भी स्पेशल पैकेज की बात की गई है, बट क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि इसमें क्या पैकेज दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं चार्जेस की। तो इसमें चार्जेस के लिए बोला गया कि अगर थर्ड पार्टी सेल थ्रू ओपन एक्सिस अगर एंटिटीज अगर आउटसाइड स्टेट्स अगर करते हैं, तो जो भी ओपन एक्सेस के चार्जेज होंगे एज पर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो चार्जेज एप्लीकेबल होंगे वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, या एज पर CERC के जो रेगुलेशन होंगे वो प्रिवेल करेंगे। तो जो भी एप्लीकेबल जो रेगुलेशन होगा उसके हिसाब से जो चार्जेज लगेंगे वो देना पड़ेंगे। व्हीलिंग एंड ट्रांसमिशन चार्जेज विल बी एज पर स्टेट रेगुलेशन, एंड क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज फॉर सेल ऑफ पावर इन साइड द स्टेट सेल बी एज पर द स्टेट रेगुलेशन। तो बेसिकली इसमें कोई भी एग्जाम्पन्स की बात नहीं की गई है। व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्जेस, क्रॉस सब्सिडी चार्जेज या थर्ड पार्टी सेल थ्रू ओपन एक्सेस जो भी चार्जेज जो भी रेगुलेशन के हिसाब से जो चार्जेज होंगे वो प्रोवाइड देने पड़ेंगे। इसमें लैंड अलॉटमेंट की भी बात की गई है। तो अगर ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स के जो लैंड अलॉटमेंट है, तो एज पर स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रेफरेंस विल बी गिवन टू सेटअप कैप्टिव पावर प्लांट, जो स्पेशली जो कैप्टिव के लिए स्पेशली मेंशन किया गया है कि अगर कैप्टिव सोलर प्लांट लगाने जाएंगे उसमें जो है लैंड अलॉटमेंट में आपको प्रेफरेंस मिलेगी। बैंकिंग अलाउ है, और बैंकिंग अलाउ इसलिए बैंकिंग चार्जेस की भी बात की गई है। जो बैंक एनर्जी सेल भी इसमें बोला गया कि जो भी बैंकिंग जो इसमें जो चार्जेज एप्लीकेबल होंगे, तो बेसिकली जब आप एनर्जी विड्रॉल करेंगे और एनर्जी विड्रॉल आप किस टाइम पे करते हैं, किस मंथ में करते हैं, ये दोनों जो कंडीशन उस पर जो बैंकिंग चार्जेज लगेंगे। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर आप पीक टाइम में ले रहे हैं, जो वहाँ का जो SLDC है, जो स्टेट रोड डिस्पेंस सेंटर है, वो डिफाइन करता है कि पीकिंग टाइम कौन है और ऑफ पीक पीरियड कौन सा है। तो अगर पीक टाइम के समय अगर एनर्जी विड्रॉल करते हैं तो उस पर चार्जेज डिफरेंट लगेंगे, और जो ऑफ पीक टाइम में अगर आप एनर्जी विड्रॉल करते हैं, जो बैंक एनर्जी विड्रॉल करें, तो उस पर चार्जेस डिफरेंट होंगे। और ये जो दोनों चार्जेज हैं, ये चार्जेज जो स्टेट रेगुलेटर है वो डिफाइन करेगा। तो बैंकिंग चार्जेस की इसकी यहाँ पर भी बात की गई है। और अगर कंप्लीसन जो है, अगर प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाता है आपको, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड दिया गया है 24 मंथ्स टाइम दिया गया है। जो भी आप प्रोजेक्ट है 24 मंथ्स के अंदर आप कंप्लीट करेंगे। इसमें सोलर पार्क की भी बात की गई है, और सोलर पार्क के लिए बोला गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में सोलर पार्क डेवलप किया जाएगा। और हम सबको पता है कि सोलर पार्क है क्या चीज़। सोलर पार्क बेसिकली जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल प्रोवाइड करता है। इसमें सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो फैसिलिटी होती है, मेनली इसमें लैंड और कनेक्टिविटी होता है, तो वो दोनों फैसिलिटी जो है सोलर पार्क में प्रोवाइड की जाती है। और जो भी एमिनिटीज़ हैं रिलेटेड टू प्रोजेक्ट विल बी मेड अवेलेबल टू सोलर पार्क्स में जो भी रिलेटेड एमिनिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाएगी सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। जैसे कि एक तो लैंड हो गया, प्लस जो जो नियरेस्ट सब स्टेशन है, तो सोलर पार्क में जो प्रोजेक्ट आएंगे जो नियरेस्ट सब स्टेशन है वहाँ से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। अब रूफ टॉप की बात की गई, जो ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें बेसिकली अलग से कुछ नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हम बात कर सकते हैं, MNRE की जो रूफ टॉप स्कीम है, पहले फेज़ 1 था, फेज़ 2 एज ऑन चल रही है। तो उस समय जब पॉलिसी लॉन्च की गई तो उसमें रूफ टॉप स्कीम फेज़ 1 चल रहा था। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 इसलिए उसको जनरलाइज किया गया है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी स्कीम होगा, जो पॉलिसी होगी, उसके हिसाब से यहाँ पर इसको फॉलो किया जाएगा। प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड इन कोऑपरेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस प्रोग्राम विल एकोमोडेट फैसिलिटी प्रोवाइडेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, जो गाइडलाइंस रूफ टॉप के लिए होगा, उसको फॉलो किया जाएगा। अब इसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की गई है। तो जैसा कि जो नोडल एजेंसी जो बात की गई है क्रेडा, तो क्रेडा जो है वो फैसिलिटेट प्रोवाइड करेगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड करेगा सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसमें जो भी इसमें क्या इंश्योर की जाएगी सिंगल विंडो क्लियरेंस होने से, ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट इशू ऑर्डर इन टाइमली मैनर। बेसिकली अगर मान लीजिए इंटर डिपार्टमेंटल अगर कोई लैंड कोई अथॉरिटी और जो जहाँ से अप्रूवल लेना है, या कुछ और भी कोई पॉल्यूशन से अगर अप्रूवल लेना है, तो जो भी सारी जो डिपार्टमेंट है
वो टाइम बाउंड मैनर में अपना ऑर्डर इशू करेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो भी देना होगा देंगे। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इशू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, परमिशन, एक्शन एंड एक्सेप्टेंस। इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू बिजनेस थ्रू द रिलेवेंट स्टेट पॉलिसी एंड ऑल्सो अवेलेबल टू सोलर प्रोजेक्ट्स। फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन टाइमली बाउंड अपकमिंग सोलर प्रोजेक्ट्स। जो भी फैसिलिटीज होगा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की इसमें बात की गई है। नेक्स्ट इसमें मॉनिटरिंग कमेटी की बात की गई है। तो मॉनिटरिंग कमेटी बेसिकली जो वहाँ पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी जो हैं गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, उनके चेयरमैनशिप में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी। और मॉनिटरिंग कमेटी का जो रोल इसमें डिफाइन किया गया है, एक तो ये कि जो सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म की बात की गई है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई वहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है और सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म के तहत वहाँ पर अप्लाई करता है तो वो टाइमली प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी मॉनिटरिंग कमेटी को मैंडेट दिया गया है। जो भी इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स हैं, बेसिकली लैंड अलॉटमेंट अथॉरिटी कोई और है, सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए क्रेडा के पास जाना है ना, कनेक्टिविटी के लिए मान लीजिए एसटी हो सकता है जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है, या डिस्कॉम हो सकता है। अगर कुछ पॉल्यूशन से रिलेटेड अगर कुछ हमें लेना है तो वो वहाँ पर जो पॉल्यूशन का जो डिपार्टमेंट है उसके पास जाए। तो ये सब सारे इंटर डिपार्टमेंटल है, तो इंटर डिपार्टमेंट के इशूज़ को जो है वो रिजॉल्व करेगा ये मॉनिटरिंग कमेटी है। रिमूविंग डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग सोलर पॉलिसी, जो भी सोलर पॉलिसीज में जो डिफिकल्टीज है इसको रिमूव करेगा। और एनी अदर रेलिवेंट इशू, जो भी अगर कुछ इशूज रिलेटेड है तो वो जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसका मैंडेट है कि सारी चीज़ों को ये ओवरसीज करे देखेगा। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, जो एक स्टैंडर्ड क्लॉज होता है, अगर मान लीजिए इस पॉलिसीज में कुछ भी अगर कुछ डिफिकल्टी आ रही है अंडरस्टैंडिंग में, या कुछ अदर पॉलिसीज से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, या कुछ जो भी इश्यूज हैं इस पॉलिसीज में, तो उसमें बोला गया कि जो एनर्जी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ है वो कंपिटेंट डिपार्टमेंट है। जो भी अगर एनी डिफिकल्टी जो है अगर इस पॉलिसी में मेंशन है, या तो उसमें ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, जो भी चीज़ें करना है आफ्टर नेसेसरी, जो भी उनका इंटरनल जो अप्रूवल होता है उसको लेकर के, वो कंपिटेंट डिपार्टमेंट है एनर्जी डिपार्टमेंट किसी भी डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए। तो ये बेसिकली छत्तीसगढ़ पॉलिसी के बारे में था। और होप दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो जो है जो पॉलिसीज़ पे जो मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।